बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या एलसी सर्किट भी इसको बोलते हैं। इसमें जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जो है वो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हुज फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरीड, जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था। इस सर्किट का वैसे एक और नाम भी उसे बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। क्यों इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करंट जो है वो बहुत कम होता है और ये करंट इस पर रिजेक्ट होता है। अच्छा, अब हम ड्रॉ करते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और इसको हमने कनेक्ट करना है एक इंडक्टर के साथ पैरेलल, और एक करना है हमने इसको कनेक्ट कैपेसिटर के साथ। बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ये इंडक्टर है L और ये है कैपेसिटर C। अब इसमें जो वोल्टेज सोर्स है हमें पता है कि VRMS है और इस सर्किट में जो करंट जाएगा वो है IRMS, और कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो इन दोनों के क्रॉस L और C के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल सेम रहेगा, मगर करंट जो है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ जो करंट जाएगा, करंट पासिस थ्रू दी इंडक्टर या कॉइल, ये है हमारे पास करंट IL। और इसी तरीके से जो करंट यहाँ जाएगा, ये करंट जो है ये है IC। ये दोनों करंट आप देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये दोनों करंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। अच्छा, इसकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। और तीन करंट्स का हमने जिक्र किया यहाँ पर, ये IRMS और ये जाके आगे करंट डिवाइड होता है IL और दूसरा IC, करंट थ्रू इंडक्टर एंड करंट थ्रू कैपेसिटर। अब सर्किट डायग्राम मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ आपने ड्रॉ की है उसी को आपने लिखना है। और इसमें हम देख रहे हैं कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो है दैट इज़ कनेक्टेड विद एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर C इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड हुज फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरीड। इसको लिख लेते हैं हम, एन अल्टरनेटिंग voltage is connected with inductor and capacitor C in parallel combination whose frequency can be varied। इसको हम तब्दील कर सकते हैं, जैसे हम प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था कि ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी है इसको हम वेरी कर सकते हैं, कभी ज़्यादा कर सकते हैं, कभी कम कर सकते हैं, और इसको किसी भी वैल्यू के ऊपर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसे है वहाँ पर हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इंडक्टर है हमारी, ये प्योर इंडक्टर है और इसमें जो कॉइल है वो थिक कॉइल टाइटली वूंड है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी स्मॉल। ये स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इसके अंदर, और वो कितनी है इस कॉइल की, वो है R। तो ये बात भी याद रखें। तो इसको भी हम साथ लिख लेते हैं, दी इंडक्टेंस ऑफ कॉइल is L which have negligible resistance स्मॉल r, ये इसके अंदर छोटी सी रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब हमें पता है कि जो कैपेसिटर है उसके अंदर करंट जो होता है वो लीडिंग होता है, और जो कॉइल है या इंडक्टर है उसके अंदर करंट लैगिंग होता है। ये बात भी हम लिख लेते हैं इसके अंदर कि कैपेसिटर ड्रॉस लीडिंग करंट but the coil or inductor
draws lagging current, but at resonance पे क्या होगा, रेजोनेंस पे हमें पता है XC becomes equal to XL, so both currents, कौन कौन से करंट्स, IL and IC becomes equal but opposite in direction. जैसे ये यहाँ डायग्राम में मैंने दिखाया आपको कि दोनों करंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जो करंट है, टोटल करंट जो है वो, नेट करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। प्रैक्टिकली बहुत थोड़ा सा करंट इसके अंदर ड्रॉ होता है। अब चूँकि दोनों करंट अपोजिट हैं, सो बोथ करंट कैंसल ईच अदर एंड द करंट बिकम्स ज़ीरो। सो करंट बिकम्स ज़ीरो, बट practically very small current is drawn due to small resistance R. अच्छा, यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज़ वेरी हाई। ये इसकी क्या वजह कि इम्पीडेंस बहुत हाई है। इसकी इम्पीडेंस डायग्राम जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हेडिंग हम लगाते हैं इम्पीडेंस डायग्राम। अच्छा, यहाँ थोड़ा आप देख लें कि ये दोनों करंट्स जो हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जो करंट है ये ऑसिलेट करता है बिटवीन इंडक्टर और कैपेसिटर। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम हमने पढ़ा था, वो ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पर जो करंट है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब यहाँ पर रेजोनेंस के ऊपर जो है इसकी वो इम्पीडेंस वो मैक्सिमम हो जाती है। इम्पीडेंस डायग्राम तो वैसे बनेगी, तो ये हमारे पास है RC सर्किट और ये हमारे पास है RL सर्किट, यानी ये XC इधर है और XL इस तरफ है। और ये यहाँ पर जो है रेजोनेंस, ये है रेजोनेंस के ऊपर इसकी इम्पीडेंस। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस तरफ एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर इसकी इम्पीडेंस की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो इसकी इम्पीडेंस है, ये बेशक ना लिखें, अब यहाँ पर ये लिख लें, काफ़ी इम्पीडेंस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है दैट विल बी इक्वल टू Z इंटू R, इसे बोलते हैं हम डायनेमिक इम्पीडेंस, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वेरी करती है और एट रेजोनेंस ये मैक्सिमम हो जाती है। क्योंकि दोनों करंट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि करंट तो इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉ करता है, मगर ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कॉज बनती हैं हाई इम्पीडेंस की। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये समझ लें जैसे ओपन सर्किट होता है, तो यहाँ ये ऐसे बिहेव करता है, बहुत थोड़ा इस स्मॉल आर की वजह से फ्लो करता है, मगर इन दोनों का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई इम्पीडेंस हमें यहाँ पर मिलती है। तो पहले हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिलेशन भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाती है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको पता है वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर XC और XL दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि XL बिकम्स इक्वल टू XC, और ये हमारे पास है ओमेगा L और दैट इज़ इक्वल टू 1/ωc। इसके साथ भी रेजोनेंस लगा दें, इसके साथ भी स्मॉल r लगा दें, ये बन जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको ओमेगा R और साथ में आ जाएगा ये स्क्वायर, ये LC विच इज़ इक्वल टू 1 2πf/r इसका होल स्क्वायर, और ये आ गया LC, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 4π² f/r² LC विच इज़ इक्वल टू 1, और f/r² इज़ इक्वल टू 1/4π² LC। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें आप, तो हमारे पास बन जाएगा ये वैल्यू f/r इज़ इक्वल टू 1/2π√LC। तो ये हमारे पास इसकी रिलेशन आ जाती है। अब इसके बाद हम जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या हैं
या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दोनों में एक ही बात है, प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो पहला जो इसका करैक्टर है, या पहली प्रॉपर्टी इसकी, वो रेजोनेंस की वैल्यू ही लिखेंगे। दी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज FR इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। दूसरा कैरेक्टर इसका क्या है, यहाँ हमने देखा कि इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम है। एट रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू है इम्पीडेंस की। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि बहुत थोड़ा करंट इसके अंदर फ्लो करता है, क्योंकि इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। और दूसरी वजह यह है कि दोनों करंट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और करंट बहुत थोड़ा जो है वो इसके अंदर फ्लो करता है। बट जो जितना भी थोड़ा करंट है वो इन फेज है विद द सोर्स वोल्टेज। तो यहाँ हम लिखेंगे द करंट is very small, but it is in phase with source voltage। सोर्स वोल्टेज क्या है, आपको पता है ये VRMS है, तो इसके साथ ये सोर्स वोल्टेज के साथ इन फेज है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर इज़ 1। और दूसरी बात जो यहाँ हमने की है कि रेजोनेंस पे इम्पीडेंस मैक्सिमम होती है, ये भी याद रखें कि ये जो इम्पीडेंस है ये रेजिस्टिव है। Z इज इक्वल टू R, Z इज इक्वल टू इम्पीडेंस कितनी है R, यानी कि सर्किट रेजिस्टिव है। ये भी बात याद रखें आप। और चौथा फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो आएगा इसका वो ये है, करंट हमारे पास स्मॉल आता है इसके अंदर हाई होने की वजह से, तो ये लिख देते हैं हम फोर्थ पॉइंट, द करंट इज वेरी स्मॉल एट रेजोनेंस। इसका लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है कि दी एट रेजोनेंस दी ब्रांच करंट्स कौन से हैं, ये तो करंट हमारे पास है जो VRMS की वजह से है, और ये दो ब्रांच करंट्स हैं IL और IC। ब्रांच करंट्स IL एंड IC may be much higher than source current। और सोर्स करंट क्या है, IRMS। ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा हाई होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, अब इसकी जो करंट की वैल्यू बहुत कम है, वो डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये इसके अंदर ये हमारे पास रेजोनेंस है, फ्रीक्वेंसी है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास करंट की है, और ये वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर हम करंट की वेरिएशन ले रहे हैं। तो स्मॉल करंट इसके अंदर फ्लो करता है। क्यों स्मॉल करंट है, क्योंकि इम्पीडेंस मैक्सिमम है। तो ये हमारा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास टॉपिक है पावर इन AC सर्किट्स। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो ज़रा वाज़े हो जाए। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। पावर इन AC सर्किट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट between
IRMS and the component of VRMS in the direction of current, that is VRMS cos of थीटा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पावर को डिफाइन करता है इन AC सर्किट। सो पावर इज इक्वल टू IRMS, VRMS और cos ऑफ थीटा। ये जो शुरू में हम बात कर रहे हैं ना कि AC सर्किट के अंदर आपने करंट को रेफरेंस के तौर पर लेना है और वोल्टेज है उसको आपने या तो वो ऊपर जाएगा या वो नीचे की तरफ आएगा, या वो लीड करेगा या वो लैग करेगा। तो उसका मकसद ये था कि ताकि जब हम उसका कंपोनेंट लें अलॉन्ग करंट तो वो कंपोनेंट हमारे पास आ जाए और पावर को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, हेडिंग्स लगा लेते हैं। इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, in purely resistive circuits थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें तो P इज इक्वल टू IRMS, VRMS और cos ऑफ 0 डिग्री। cos ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पावर का फार्मूला आएगा IRMS और VRMS। आपको याद होगा हम कहते हैं हमेशा कि पावर इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट दोनों इन फेज होते हैं और फार्मूला इज इक्वल टू IV। साथ अगर IRMS लिख दें तो यानी कि इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के साथ मेंशन कर रहे हैं, तो बेसिक फार्मूला वही है I इंटू V। तो ये है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें इन प्योरली कैपेसिटर और इंडक्टिव सर्किट्स, तो आपको याद होगा वोल्टेज लीड करता है वहाँ पे या लैग करता है। तो उसमें जो थीटा बनता है, अगर आप याद करें AC थ्रू कैपेसिटर और AC थ्रू इंडक्टर में, तो यहाँ थीटा हमेशा हमारे पास बनता था π/2 90 डिग्री। अब ये वैल्यू पुट करें यहाँ पर, पावर इज इक्वल टू IRMS VRMS cos 90। तो cos 90 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ पावर डिसिपेटेड कितनी है? 0। तो ये हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था थ्रू इंडक्टर के अंदर कि नो पावर इज डिलीवर्ड इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट। अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशंस के अंदर, जैसे RC और RL सीरीज सर्किट है। तो वहाँ पर अगर आ जाएँ तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन RC और RL सीरीज सर्किट। अगर आप इसमें देखें तो इसमें दोनों में फेज़ के फार्मूले हैं, यानी यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है ये वेरी करती है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, यानी दैट मे बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी होती है। 0 होगी तो फिर तो वो आ गया ना रेजिस्टिव सर्किट, 90 हुआ तो फिर कोई पावर डिलीवर नहीं होगी। तो अगर 0 है तो फिर जितनी पावर दे रहे हैं सारी की सारी खर्च हो रही है, और इसमें कुछ पावर खर्च होगी, सारी की सारी पावर खर्च नहीं होगी, बिल्कुल 0 भी नहीं होगी। तो इसका मतलब कुछ पावर का इसमें डिसिपेट होगा। तो यहाँ फार्मूला जो हमारे पास पावर का बनेगा दैट विल बी इक्वल टू IRMS इंटू VRMS, और यहाँ पर हमारे पास साथ आ जाएगा cos थीटा। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाऊँ और आपको याद करवाऊँ कि अगर हम बात करें RL सीरीज सर्किट की बात करें अगर हम, तो उसमें ये सर्किट था हमारे पास ऐसे, IRMS इसी डायरेक्शन में था, VR भी इसी तरफ, यहाँ पर क्या था VL विच इज़ इक्वल टू IRMS इंटू XL। और फिर जब ये इसका आप RMS निकालते थे तो वो वेक्टर आप इसको इस तरह लाते थे VL के साथ और ऐड करते थे, और ये हमारे पास आया था VRMS और ये बनता था एंगल थीटा,
तो ये देखें अब ये 90 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो इस तरीके से ये इंटरमीडिएट एंगल है। थीटा हमारे पास क्या कहलाता है, यानी सारी बात डिपेंड करती है थीटा पे, तो थीटा को बोलते हैं, थीटा इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, यानी सारी बात जो है वो इसके ऊपर ख़त्म होगी थीटा की वैल्यू कितनी है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।